अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर स्क्रीन शेयरिंग भी हो रही है और आपकी वॉइस भी सही आ रही है। ओके, सो नाइस ऑफ यू। तो बिस्मिल्लाह करें, क्या है? सर अभी स्टूडेंट्स का वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर स्टार्ट कर लेते हैं इसको। अगर बच्चे अपना इंट्रोडक्शन कोई करवा सकें। जी सर, बस ना 5 मिनट तक हम स्टूडेंट्स का वेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपका इंट्रोडक्शन भी करवाती हूँ, वेबिनार स्टार्ट करते हैं फिर। Assalamu alaikum everyone. I hope you all doing well. I'm Isha Noor, the host of today's webinar on the topic of military interviews. In this webinar, we will cover all of the 3 domains of defense forces: Army, Navy, and Air Force. Retired Colonel Mr. Rashid Habib will be presiding over this webinar. Colonel Rashid Habib का थोड़ा सा introduction करवाना चाहूंगी मैं, because he is worth it. Retired Colonel Rashid Habib has served as the principal of Fauji Foundation School, Rawalpindi. He is the chairperson of teacher training firm. इसके अलावा
कर्नल राशिद हबीब जो हैं वो ISSB ट्रेनिंग भी करवाते हैं। इनका अपना एक यूट्यूब चैनल है जिसपे इसके रिलेटेड वीडियोस अपलोड होती हैं। इसके अलावा सर को हमारे साथ काम करते हुए तकरीबन 1 साल हो चुका है अब ताबीर के साथ काम करते हुए, और सर ने पहले भी हमारे बहुत सारे वेबिनार्स जो हैं वो इसी तरह कंडक्ट करवाए हैं। इससे पहले कि मैं ये वेबिनार स्टार्ट करूं, मैं ताबीर का थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी आप सबको जो भी पहली दफ़ा हमारा ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं। ताबीर अकेडमी क्या है? ताबीर अकेडमी इज़ एन ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि 2016 में स्टार्ट किया गया था। हमारे CEO हैं सर बिलाल खालिद डोगर। हमारे वेबसाइट पर जो है वो काफ़ी सारे कोर्सेज जो कि डिफेंस फोर्सेस, इसी तरह एंट्री टेस्ट और बाकी CSS से रिलेटेड सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं। आप लोग हमारी वेबसाइट विजिट करें www.tabeeracademy.com और आप हमारे कोर्सेज सारे वहाँ पर देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि ताबीर अकेडमी में ऐसा क्या डिफरेंट है जो बाकी इस तरह के सिमिलर प्लेटफॉर्म्स में नहीं है। तो हमारा दावा है कि हमारा जो लर्निंग बॉक्स का जो फीचर है वो सबसे यूनिक और सबसे मुख्तलिफ है। लर्निंग बॉक्स क्या करता है? लर्निंग बॉक्स जो है वो आपके एक कॉन्सेप्ट को इस वक्त तक आपके लिए रिपीट करता है जब तक आप जो है वो उस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से याद नहीं कर लेते। वो तब तक आपको टेस्ट करता रहता है जब तक आपका वो जो है आप उस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से याद नहीं कर लेते। तो ये है ताबीर अकेडमी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम जो है वो कर्नल राशिद हबीब की तरफ मूव करते हैं। सर, आप ये वेबिनार स्टार्ट कर सकते हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाल्लाह जो ताबीर अकेडमी की काविश है प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट फॉर डिफरेंट एग्जाम्स, मुझे याद है तकरीबन 30 साल पहले मैंने भी डोगर बुक जो इनकी पहले आया करती थी उसी से तैयारी करके आर्मी की सिलेक्शन प्रोसेस से मैं गुजरा था। और एक और चीज़ मैं जो ताबीर अकेडमी के मुतालिक बता दूं, इनकी जो वेबसाइट है और इसमें जो प्रोविज़न है वो ये है कि अगर आप कोई गलती करें तो वो भी आपकी करेक्शन करता है, आपकी रहनुमाई करता है। और ये बड़ी डिफरेंट पोर्टल है जो ये आपको एक्सेस देते हैं। ओके, कमिंग टूवर्ड्स द इंटरव्यू, हमने इससे पहले एक सीरीज की थी इनिशियल्स की जिसमें मेडिकल का भी काम किया ऊपर बात की थी, हमने फिजिकल के ऊपर भी बात की थी। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स इंटरव्यू सेक्शन। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान में रहिएगा, तीनों आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, अब इनकी डोमेन क्योंकि काम करने की डिफरेंट है। जमीन पर आर्मी काम करती है, आसमान पर, हवा में, फिजा में एयरफोर्स काम करती है और पानी पर नेवी काम करती है। तो इस लिहाज से थोड़ा सा इंटरव्यू में चेंज जरूर आता है। मैं थोड़ा सा एक कंपैरिजन आपको पहले दे दूं कि एक इनिशियल जो होता है उसमें एक इंटरव्यू होता है और एक इंटरव्यू जो होता है वो ISSB में होता है। इनिशियल के इंटरव्यू में 1 से 3 मेंबर्स हो सकते हैं। एक तो डेफिनेटली होगा ही होगा, ही में भी या लेफ्टिनेंट कर्नल, ही में भी या मेजर, और या ये हो सकता है लेफ्टिनेंट कर्नल की प्रेजेंस में कोई मेजर बैठे हो या उनके साथ साइकेट्रिस्ट बैठे हो। बास का GHQ की टीम से भी अमूमन ब्रिगेडियर आ जाते हैं, वो भी बैठ जाते हैं। तो आपको इससे फिक्र नहीं करनी चाहिए कि आपके इंटरव्यू में आपके साथ कोई स्पेशल मामलात हो रहे हैं। ये बेसिकली उनकी अपनी एक काम वर्किंग स्ट्रेटजी है जिसमें वो लोगों को जो उनके अपने लोग होते हैं इंस्पेक्शन पे भी आए होते हैं और इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा होता है तो हो सकता है कोई विजिटर आके वहां बैठ जाए। लेकिन जनरली जो है 1 से 2 साइकेट्रिस्ट, अमूमन लेडीज होती हैं, कैप्टन होती हैं, वो बैठी होती हैं इनिशियल में, और इंटरव्यू पे हो सकता है इसको प्रिजाइड मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल कर रहे हो। जबकि हम ISSB में देखते और जो इनिशियल में इंटरव्यू होता है ये तकरीबन 3 से 5 मिनट का होता है, जनरली इससे ज्यादा का नहीं होता। ISSB में डिटेल इंटरव्यू होता है, इसमें 1 से लेके 5 मेंबर्स भी बैठ सकते हैं। आई रिपीट, इसमें 1 से लेके 5 मेंबर्स भी बैठ सकते हैं। डिप्टी के भी और प्रेसिडेंट के इंटरव्यू में पैनल की कंपोजिशन में फर्क आ सकता है। हो सकता है GTO बैठा हो साथ, हो सकता है सेक्रेटरिस्ट भी साथ बैठा हो सब पूरा पैनल बैठा हो। और ये इंटरव्यू जो होता है तकरीबन 10 से लेके आधे घंटे तक जा सकता है। तो इनिशियल और ISSB के इंटरव्यू में जो मोटा सा फर्क है वो मैंने कहा आपको पहले मैं शेयर करा दूं। अच्छा,
इंटरव्यू से पहले कुछ चीजें आपको जरूर पता होना चाहिए कि सबसे पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन की के अंदर आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने, और याद रखिए अभी हम जो बातचीत कर रहे हैं इंटरव्यू की, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको मदद देगी, ये सिर्फ आर्म फोर्सेस के लिए नहीं है। आप कहीं भी जाएंगे तो जनरली इसी ही अंदाज को आपको अपनाना होगा कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को जा रहे हैं, इस वक्त हम आर्म फोर्सेस की बात करें, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक थोड़ा सा पढ़ के जाएं कि आर्मी क्या होती है, नेवी क्या होती है, एयरफोर्स क्या होता है। इसके बाद अगली चीज जो उसमें आ जाती है, नो द जॉब, यानी कौन सी वैकेंसी आई हुई है। बच्चों के लिए आजकल अगर कोई यहाँ पे बेटी मौजूद हैं तो उनके लिए जनरली मेडिकल की होती है, उनके लिए सर्विसेज के अंदर जॉब्स होती हैं, सिग्नल्स की जॉब्स हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जॉब्स हैं, इस तरह की जॉब्स होती हैं। तो उनको उस जॉब का पता हो कि वो किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उस जॉब की क्या रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह अगर कोई लॉन्ग कोर्स के लिए जा रहा है तो वो डिफरेंट एक सेटअप है, जीडीपी के लिए जा रहा है एयरफोर्स में तो डिफरेंट सेटअप है। तो आपको जॉब का पता होना चाहिए, थोड़ा सा उसका स्टडी जरूर करें आप। नेक्स्ट है वर्क एथिक्स। देखिए वर्क एथिक्स को अगर शायद आपके लिए टर्मिनोलॉजी नहीं हो, अगर आप एडवर्टीजमेंट की एजेंसी में जॉब कर रहे हैं तो वहां के वर्क एथिक्स बड़े ओपन से होंगे, लेकिन आर्मी जो है वो एक बड़ा फॉर्मल इदारा है। और आर्मी एक अगर हम आर्मी के वर्क एथिक्स को देखें तो आर्मी में डिसिप्लिन है, टाइम मैनेजमेंट है, आर्मी के अंदर सबऑर्डिनेशन भी है, लीडरशिप भी है। आर्मी के अंदर एक डिफाइंड पैरामीटर के अंदर क्रिएटिविटी भी है। आर्मी के अंदर प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा है सीनियर जूनियर के दरमियान, जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जनरली नहीं होता, प्रोटोकॉल जो होता है ना काम के दौरान। तो यू मस्ट नो द वर्क एथिक्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन जिसकी तरफ आप जा रहे हैं। फिर आप इंटरव्यू, कोई भी इंटरव्यू हो तो यू मस्ट नो कि आप क्या हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हॉबीज और गेम्स, ये आपके मुतालिक होता है कि आप बजाते खुद क्या हैं, एक्सप्लोर योरसेल्फ। तो ये जरूर अपने ऊपर आप एक दफा बैठ के सोचें कि मेरे अंदर क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं। अपने पेरेंट्स से पूछें, अपने दोस्तों से पूछें, उनको फिर पेन डाउन कर लें। अच्छा, एक चीज होती है मैं अपने मुतालिक क्या सोच रहा हूं, ठीक है कि नहीं। एक तो आपको पता है कि मैं ये हूं, जब आप पेरेंट्स से स्टूडेंट से पूछेंगे तो आपको मुख्तलिफ राय मिलेगी। तो आपकी परसेप्शन अपने मुतालिक और आपकी परसेप्शन लोगों की आपके मुतालिक जो परसेप्शन है बास का, उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो याद रखिए कि जब आप इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो एक आपकी अपनी परसेप्शन है कि मैं ये चीज, मैं बड़ी खास चीज हूँ, या मैं बड़ा पढ़ा लिखा बच्चा हूँ, मैं बहुत फिजिकली फिट हूँ, या कॉन्फिडेंस के ऊपर बात हो सकती है। लेकिन जो दूसरा आपका इंटरव्यू ले रहा है वो भी आपके मुतालिक परसेप्शन बना रहा होता है। तो ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए। अच्छा, एक तो आपकी परसेप्शन, फिर आप जब एंटर हुए और इंटरव्यू वाला पैनल आपको एंट्री के टाइम पे बैठते वक्त आपके मुतालिक परसेप्शन बना रहा है। फिर यह है कि आपकी अपनी तो परसेप्शन थी, लेकिन इंटरव्यू के दौरान आपने अपना डिस्प्ले क्या किया, आपने कंडक्ट कैसे किया, आपने अपने आप को प्रेजेंट कैसे किया, यह बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इंटरव्यू में। हो सकता है आप अपने मुतालिक कुछ और सोचते हो सकता है आपके मुतालिक लोगों की परसेप्शन कुछ और हो, और जब आप डिस्प्ले कर रहे हैं, कंडक्ट करवा रहे हैं अपना इंटरव्यू, उस वक्त आपका अंदाज में कोई चेंज आ जाए। तो ये चीजें पॉसिबल होती हैं। अच्छा, अब ये सब फैक्टर्स के बाद याद रखिए कि पैनल आपके मुतालिक एक असेसमेंट कर रहा है। यू मे एग्री और डिसएग्री बट दैट डिसीजन लाइज विद द पैनल। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इंटरव्यू के दौरान आपके जहन में होनी चाहिए। फिर अगेन मेरिट बनता है, यानी कितनी वैकेंसीज उनको पास अवेलेबल हैं ये रिक्रूटमेंट सेंटर में, आईएसबी में, और फिर उस पैनल में उस मेरिट की बेस पे फिर आपकी सिलेक्शन का प्रोसेस चलता है। हमें स्पीड तेज तो नहीं है बेटा?
नहीं सर, सही है, आप ओके कंटिन्यू करें। ओके। अच्छा, आप जब इंटरव्यू के पैनल के सामने एंटर होते हैं तो एक फर्स्ट इंप्रेशन होता है, वो आपकी ड्रेसिंग होती है, आपकी एंट्री होती है, आप कैसे बैठे हैं और एक कैसे आप बाहर वापस जाते हैं। ये एक बड़ा इंप्रेशन आपका क्रिएट होता है, तो हम इस पे ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। और इंटरव्यू के दौरान जो आप बैठते हैं उसकी बात हो रही है। जब आप इंटरव्यू देते हैं तो याद रखिए कि क्वेश्चन को कंप्रीहेंड करें। बात का कंफ्यूजन में क्वेश्चन कुछ होता है, जवाब कुछ और दिया जाता है, या क्वेश्चन पूछा गया है और आपने उस पर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हमारे आ जाते हैं कि एक प्रीमाइस होता है और इसी के अंदर एक छोटा सा उन्होंने कुछ लूप दिया होता है कि वो नजर तो ये आ रहा होता है कि आपसे सवाल ये किया जा रहा है, लेकिन दर हकीकत उसके अंदर एक छुपा हुआ सवाल होता है। इसी तरह जब पैनल में आपसे क्वेश्चन पूछता है तो पहले उस क्वेश्चन को समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद जब आप जवाब देते हैं तो कुछ चीजों का आपको ख्याल होना चाहिए। नंबर 1, आपका आई कांटेक्ट। मैं स्टेयर करने की बात नहीं कर रहा हूं कि आप घूरना शुरू कर दें, आई कांटेक्ट। फिर आपकी आवाज ऑडिबल हो लेकिन शोर वाली ना हो, बहुत ऊंचा ना बोले कि वो आपको कहे कि यार जरा थोड़ा सा आहिस्ता, मैं बहरा नहीं हूं। या आप बहुत आहिस्ता ना बोले कि दूसरे को आवाज ना आए। ठीक। अपनी बात को आपने ब्रीफ रखना है। ब्रीफ से मुराद यह है कि आप अपनी बात को जस्टिफाई ना करें, ठीक है कि नहीं। आप ब्रीफ, कोशिश ये करें कि आपका जो भी जवाब हो वो 1 से 2 मैक्सिमम 3 मिनट के अंदर मुकम्मल हो जाए। बहुत बेहतर होगा 1 से 2 मिनट में आपका जवाब हो, लेकिन याद रखने की बात यह है कि सवाल क्या पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पैनल और आप मुझसे पूछें व्हाट इज योर नेम, तो उसमें तो ना मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत है, ना ही मुझे टाइम ज्यादा लगेगा। मैं कहूँगा जी राशिद हबीब, ठीक है कि नहीं। लेकिन अगर वो मुझसे कहते हैं कि आपकी 3 वीकनेसेस क्या हैं, तो अब मुझे सोचना होगा थोड़ा सा कि जी मुझसे वीकनेस क्या सवाल पूछा गया और मेरी वीकनेस का सवाल। तो आप उस क्वेश्चन को रिव्यू करके उसमें पॉइंट्स निकालने कि जी एक तो मेरे मुतालिक पूछ रहा है और उसमें भी मेरे मुतालिक क्या पूछ रहा है, वीकनेस के मुतालिक पूछ रहा है। फिर आप थोड़ा सा वक्फा दे के अपने जहन के अंदर एक माइंड मैप बनाए और उसके बाद एक ब्रीफ सा जवाब दे। आपकी जो आवाज है, बातचीत जो है वो याद रखिएगा फॉर्मल होगी। मैंने आपको कहा था कि बिफोर गोइंग फॉर एनी इंटरव्यू आप उसकी वर्क एथिक्स का पता होना चाहिए। आर्मी इज अ वेरी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो आपका जवाब भी बड़ा फॉर्मल अंदाज से होगा, आपने फ्रैंक नहीं होना, लेकिन आपकी आवाज में एनर्जी हो। जैसे भी आपसे मैं बात करूं, एक तरीका है यार, वो आई डोंट नो, मेरी वीडियो नजर आ रही है आपको? जी सर, नजर आ रही है। अब मैं बात कर रहा हूँ सर जी, वो जो है ना मेरी वीकनेस जो है ना सर जी, वो सब मेरा ख्याल है, ठीक है ना। अब इसमें एनर्जी नहीं है। एनर्जी है कि आप बात जब कर रहे तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट। जैसे भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और अभी आप इससे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो मेरी आवाज में आप देखिए कि कोई बीमारी का आंसर नहीं है, ठीक है ना। एक फुल ऑफ लाइफ वाली आवाज है। फिर मेरी बातचीत जो आप जवाब दे फर्मनेस के साथ दे, डाउट के साथ आपने बात नहीं करनी। वो लोग कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस से मुराद क्या है, जब आप बात करें तो ब्रीफ करें, आई कांटेक्ट हो, आवाज ऑडिबल हो और फर्मनेस के साथ, ठीक है कि यानी आप जो जवाब दे रहे हैं उस पर आपको यकीन है कि वो जवाब ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं ड्रेस के ऊपर भी बता दूं, ये बहुत इशू आता है समर्स में। आपने आर्मी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो आपने टाई पहननी है। कोशिश ये करें कि सफेद रंग की शर्ट पहने, वरना कलर्स बहुत सारे हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा डार्क कलर्स या शॉकिंग कलर्स वो इस्तेमाल ना करें। तो समर्स में आपने टाई पहननी होती है और विंटर्स में आपने, अगर आप तो लॉन्ग सूट पहनते हैं। लॉन्ग सूट का मतलब ये होता है कि पैंट और शर्ट का एक ही कलर हो। कॉम्बिनेशन जो होती है ना कि ब्राउन नीचे आपने पैंट पहनी हुई है, ऊपर आपने कोई और रंग की कोट पहन लिया है, तो वो कॉम्बिनेशन नहीं, लॉन्ग सूट आप पहने, वो फॉर्मल अच्छा लगता है। और कोशिश ये करें कि सफेद टाई
या लाइट ब्लू कलर की जो शर्ट्स होती है वो पहने, अच्छी सोबर कलर आप चूज करें। हेयर कट आपका बेहतर होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट इंप्रेशन जो है ना वो बड़ा मैटर करता है। फिर जब बच्चे टाई पहनते हैं तो टाई में गलती क्या करते हैं कि वो टाई जो है ना बेल्ट को टच नहीं कर रही होती, या ऊपर होगी या नीचे होगी। और नॉट बनाना, ये भी अक्सर आईएसबी में होता है, बच्चों को नॉट बनाना नहीं आ रही होती, और जब वो टाई बनाते हैं तो पता चला बेरी बटन के पास जाके टाई रुक गई है। तो आपको टाई पहनने की प्रैक्टिस हो कि वो आपकी बेल्ट की लेंथ को टच कर रही हो। बैठने के अंदर याद रखें कि आपका बैठने का अंदाज जो कि आपकी कमर जो है वो तो चेयर के साथ लगे, लेकिन आप सामने की तो थोड़ा सा इंक्लाइन हो। लेकिन जिस तरह ये लेफ्ट साइड पे पिक्चर है कि बिल्कुल ही अब दब के बैठा हुआ है, मसल अभी मैं ये बैठा हूं, मैं ये बैठ इस तरह से बात कर रहा हूं। एक तरीका जी मैं गोडों पे बाजू भी रख लूं और अकड़ों आपकी बात करो, तो वो पोजीशन आपने नहीं करनी। बैठने के तरीके में एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि आपके हाथ जो है ना, एक तरीका ये मेरे हाथ देखें और इस तरह करके आप इस तरह, बच्चे बास्कात अपना कॉन्फिडेंस शो करने के लिए ना वो अपने अकड़ लेते हैं। अगर आप ये प्रैक्टिस करें आप देखेंगे आपके जिस्म के अंदर एक स्ट्रेस पैदा हो जाएगा। तो ये काम आपने नहीं करना। आप हाथ को यूं भी रख सकते हैं, हाथ को इस तरह भी रख सकते हैं गोद में। आपकी बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए। और पाँव को भी आप कोशिश करें कि जितना नॉर्मल आप, या तो अगर आपको आदत है टांगे जोड़कर बैठने की तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बहुत माइनर सा गैप रख के बैठे, बहुत ज्यादा फैला के अपने आप को ना बिठाएं। ये एक पोजीशन आपके सामने है। और आपने टेबल के ऊपर हाथ रख के बात नहीं करनी, कोशिश ये करना है कि आपके हाथ कम से कम हिले, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया अगेन ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, फिर आ जाता है स्माइल। कुछ बच्चे जो होते हैं वो दांत दिखाना शुरू कर देते हैं, कह के मारते हैं बात करें कि बड़ा जी मैं रिलैक्स हूं, मुझे कोई परवाह नहीं है। ये चीज नहीं करनी। भी आप देखें 3 लोगों की शक्ल नजर आ रही है, इसमें सबसे सोबर जो है राइट वाली तस्वीर जो है ये, आप देखें कि इसके दांत नजर नहीं आ रहे। और लेफ्ट साइड पे अगर सेंटर में आप देखें तो एक बच्चा है जिसके दांत हल्के से नजर आ रहे, कि जुबान नजर नहीं आ रही। तो आपका स्माइलिंग फेस होना चाहिए बातचीत में, लेकिन स्टार्ट में कोशिश करें कि आपके दांत नजर आए। फिर जब आपके क्वेश्चन में वो आपसे इनफॉर्मल होंगे तो उसमें आप रिलैक्स जरूर रहें, लेकिन इनफॉर्मल ना हो, और हल्की सी स्माइल आपके चेहरे पे जरूर हो, ठीक है, कि अपने आप को आपने स्ट्रेस आउट नहीं करना, बड़ा स्ट्रिक्ट फेस बना के नहीं दिखाना। अच्छा, अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। जनरली जो इनिशियल्स का भी हम हिस्सा कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया इनिशियल में आपका 3 से 5 मिनट तक तकरीबन टाइम होता है। तो जनरली आपसे पूछा जाता है कि आप अपने मुतालिक बताएं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या आपसे पूछा जाता है इंट्रोड्यूस योर फैमिली, अपनी फैमिली के मुतालिक बताएं, या आपसे पूछा जाता है कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन आर्मी। आपसे हॉबीज और गेम्स का पूछा जाता है। गेम्स मींस फिजिकल, जिसमें आपका फिजिकल हो, आपका एक ओपोनेंट हो, और उसके अंदर आपका कंपटीशन हो। मतलब गेम्स, अगर हॉबीज और गेम्स का डिफरेंस अमूमन बच्चों को नहीं पता होता। आर्मी में जब पूछा जाता है गेम्स मीन के फिजिकल एक्टिविटी हो, आपका ओपोनेंट हो, और अगर हो सके तो टीम वर्क हो, तो ये बहुत अच्छा है। हॉबीज जो है, और रीडिंग हॉबी है, ट्रैवलिंग हॉबी है, आप इसको इस अंदाज से देखते हैं। तो आपकी हॉबीज अलग हैं, यानी अगर बारिश हो रही है, अब आप कमरे में घर में बोर हो रहे हैं, तो अब आपकी हॉबीज क्या है, ठीक है कि नहीं। और एक चीज है कि आप बाहर जाके गेम्स खेलते हैं। यहां से पूछा जाता है जनरली फॉरगेटेबल अनफॉरगेटेबल, सॉरी फॉरगेटेबल लिख दिया, अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट, कि कोई जिंदगी में कोई वाकया तो आप बताएं। और बाज का आपसे 3 स्ट्रेंथ और 3 वीकनेसेस पूछ ली जाती हैं। इसके अलावा आपने जो अपना फॉर्म जमा कराया होता है, उस फॉर्म में से भी क्वेश्चंस निकाले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा सिंगल पेरेंट से है, अगर बच्चे के फादर फोर्थ हो चुके हैं या मदर फोर्थ हो चुकी हैं, उसके रेफरेंस से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपके बहनें ज्यादा हैं और आप अकेले भाई हैं तो क्वेश्चन आ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है। तो क्वेश्चन आपके फॉर्म से, आपने ओ लेवल किया और बाद में एफएससी किया, तो अब उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपने गैप लिए लिया, आपसे दोबारा उससे बात हो सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस, लेकिन आपसे जनरली जो मैंने आपके सामने तकरीबन ये 6 क्वेश्चन आपके सामने शेयर किए हैं,
इन 6 में से अमूमन 80-90% तो यही क्वेश्चन होते हैं और कुछ आपके फॉर्म में से पूछ लिए जाते हैं। जी, अभी मैं 30 मिनट्स हो गए। मैंने कोशिश किया है, बहुत बड़ा टॉपिक है इंटरव्यू की तैयारी। अगर आप आपके काइंडली कोई क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं तो आई एम अवेलेबल। जी एवरीवन, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कर्नल राशिद हबीब साहब से तो आप वो चैट में सेंड कर सकते हैं और फिर हम 1 बाय 1 उनका आंसर्स ले लेंगे। जी बिलाल सर, आप अनम्यूट करके अपने आप को बात कर सकते हैं सर से। अस्सलाम वालेकुम। जी जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो इनिशियल इंटरव्यू है और जो आईसीएसई में जाके इंटरव्यू होता है, इनमें मेनली क्या डिफरेंस है? आपने पूछा इनिशियल और आईएसबी के इंटरव्यू में क्या डिफरेंस है? जो एक इंटरव्यू होता है इनिशियल टेस्ट के बाद भी एक इंटरव्यू होता है और एक जो आईसीएसई के अंदर इंटरव्यू होता है, तो दोनों का क्या मेन डिफरेंस क्या है? देखिए, वो तो जो सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर में होता है ना, मेन फोकस उनका क्या होता है, क्या बच्चा बोल सकता है कि नहीं, वो ये देखना चाहते हैं। स्टैमर तो नहीं करता, ठीक है कि नहीं। आपकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं कि यार ये बच्चा कितना आर्मी को इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, जो आर्मी की रिक्वायरमेंट है। अगर बच्चा बोल सही सकता है, उसके चलने का अंदाज अच्छा है, तो वो बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है आपका, ठीक है कि नहीं। और इसीलिए वो 5 मिनट मैक्सिमम लिए जाते हैं। आईएसएसबी के अंदर क्योंकि आपका साइकेट्रिस्ट के क्वेश्चन आपने रिटर्न पेपर देना होता है, आपका जीटीओ ने आपके साथ कंडक्ट किया होता है, आपको मुख्तलिफ जगहों पे देखा होता है, आपको साइकेट्रिस्ट के क्वेश्चन आंसर देखे होते हैं, वो इनकी बेस पे और आपके जो जो वो फॉर्म है, बायोडाटा फॉर्म, उनकी बेस पे फिर आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। वो काफी डिटेल में होते हैं, ठीक है कि नहीं। और खास तौर पे ऐसी चीज हो कि अगर आपने फॉर्म में कुछ और लिखा, बोलते वक्त कुछ और बात होगी, या आपने सुना होगा कि जीटीओ जो ना बड़े जी वो गप मार रहा था, जीटीओ बड़ा अच्छा बंदा थी, वो मेरे से गप्पे मार रहा था। वो असल में वो डिजाइन है उसका, वो गप ही गप में आपसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन ड्रॉ करेगा, फिर वो आपकी बायोडाटा फॉर्म के साथ रिलेट करेगा। साइकेट्रिस्ट अगर आपके देख लेता है कि कुछ जगहों पे क्वेश्चन मार्क डाल लेता है कि यहाँ इसकी पर्सनैलिटी समझ में नहीं आ रही, तो उनकी बेस पे इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई होप किसी हद तक मैंने आपको क्लियर बात कर दी। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। ओके सर। सर हुसैन का एक क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि जैसे आप पहले बता रहे थे कि वीकनेसेस अगर वो आपसे पूछते हैं तो हम थोड़ा टाइम लेते हैं सोचने में, तो वो पूछते हैं कि वीकनेसेस अगर पूछी जाती है इंटरव्यू में तो हम क्या जवाब दें कि क्या वीकनेसेस हैं हमारी। चलें, गुड। अभी मैं जितने भी बैठे हुए हैं पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे, अपने आप को आप इंटरव्यू का पैनल उसमें से एक बंदा कंसिडर करें। यानी आप फॉर एग्जांपल आप अपने आप को प्रेसिडेंट बना लें रिक्रूटमेंट सेंटर में, आईएसबी में। अब आप मुझसे कहें कि सर बेटा मुझे मतलब आप कहें कि आपकी वीकनेस क्या है, और अगर मैं कहूँ कि सर मैं फिजिकली वीक हूं, तो क्या ये वीकनेस मुझे कहनी चाहिए? नहीं, ठीक है कि नहीं। क्यों? मैंने आपसे कहा कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक पढ़ना है। आर्मी जो है वो फिजिकली वीक बंदों को नहीं लेती, तो आपने कोई ऐसी वीकनेस नहीं बतानी जिसका इदारे के साथ काम में अफेक्ट है। फॉर एग्जांपल एक और वीकनेस है स्टेमर करना। वो स्टेमर करना, अब मैं उसको आपके सामने डिस्प्ले तो नहीं कर सकता। स्टेमर आप जानते हैं, हकलाता है बच्चा। अब मैं कहूँ कि जी मैं हकलाता हूँ, तो ये वीकनेस जाहिर है उस ऑर्गेनाइजेशन में जो उन्होंने मुझसे काम लेना है उस पर अफेक्ट करेगी। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि ये वीकनेस मैं कहूँ आपसे कि जी मैं भूल जाता हूँ, मामा मुझे काम बताती है मैं भूल जाता हूँ, अब ये भी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वीकनेस गलत है, ठीक है कि नहीं। तो ऐसी वीकनेस जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के काम के अंदर हिंड्रेंस पैदा करे, वो वीकनेस आपने नहीं बतानी।
आप ऐसी वीकनेस बता सकते हैं जो कि इम्प्रूव हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक, आप ये बात कर सकते हैं। आप खाने की बात करते हैं, मैं खाता ज्यादा हूं। आप ये बात कर सकते हैं सर कि मैं जो है ना, मैं गेम्स जो हैं बहुत ज्यादा खेलता हूँ, मेरे एग्जाम्स भी हो तो मैं अपनी स्पोर्ट्स है वो नहीं छोड़ता हूँ, या सुबह की वॉक नहीं छोड़ता हूँ। यानी ऐसी वीकनेस जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अफेक्ट ना कर सके, ठीक है कि नहीं। असल में ये जो क्वेश्चन है, ये सेशन जब 1-to-1 होते हैं ना, फिर ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन अब आपको जो मैं गाइडलाइन दे रहा हूँ कि ऐसी वीकनेस आपने नहीं बतानी जो उस ऑर्गेनाइजेशन में उनकी वर्किंग के ऊपर अफेक्ट कर सके। आई होप बात क्लियर होगी। जी सर, बिल्कुल। आई होप इनको अपना क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। सर, एक और क्वेश्चन है। बिलाल इनायत पूछ रहे हैं कि उनके इनिशियल इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर थे वो काफी फ्रैंक और इनफॉर्मल थे, तो क्या वो भी उनके साथ फ्रैंक और इनफॉर्मल हो सकते हैं इसी तरह? देखिए, वो उसका डिजाइन है, ठीक है कि आपको वैरायटी मिलेगी। अगर आपने डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं बच्चों के, और उसमें वो बच्चे अपना फीडबैक देते हैं, मैं जनरली वैसे कहता हूं कि सुने जरूर उनको, लेकिन उस पर 100% यकीन ना करें। कि जाहिर है एक बच्चा कैंडिडेट है, हो सकता है जिस चीज को वो सही समझ रहा हो वो सही ना हो, और जिसको वो गलत समझ रहा हो वो सही हो, ठीक है कि नहीं। तो लेकिन फिर भी उससे आपको काफी गाइडलाइन मिल जाती है। एक तो पर्सनैलिटी का फर्क भी होता है, कुछ लोग वैसे ही बाय नेचर जो है फ्रैंक होते हैं। कुछ आप ऐसे लोग ऑफिसर मिलेंगे जो स्ट्रिक्ट होंगे, फॉर्म होंगे, आपसे बात नहीं करेंगे इनफॉर्मल। जो भी बंदा हो, चाहे जीटीओ हो, चाहे साइकेट्रिस्ट हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, इंटरव्यू हो, वो आपसे अगर इनफॉर्मल भी हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आपने क्या कोई एकेडमी ज्वाइन की। अच्छा, अब इसको वो ड्रिल करते हैं बहुत ज्यादा बच्चे को, बड़ा फ्रैंकनेस में, यार सच सच बता यार, तुम्हारा तो अंदाज बता रहा है, तुम तो होकर आए हो ही नहीं सकता यार, तुम्हारा तो अंदाज बता रहा है, ठीक। और बच्चे ने पहले लिख दिया मैं, और आपको मालूम है कि एकेडमी आप ज्वाइन नहीं कर सकते। मैं इसीलिए मैं तरबिया सेशन करता हूँ, मैं एकेडमीज नहीं करता हूँ। एकेडमीज का मुराद है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल असॉल्ट कोर्स आपको करवाया जाता है एकेडमीज में। अब असॉल्ट कोर्स एक बच्चे ने किया हुआ है और एक ने नहीं किया हुआ, तो जिसने किया हुआ है वो तो फौरन डिस्प्ले हो जाएगा, ये बच्चा कहीं से तैयारी करके आया हुआ है, ठीक है कि नहीं। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जो अकेडमीज में आपको सिखा तो दी जाती हैं, लेकिन वो आप बता देती हैं कि ये बच्चा अकेडमी से आया, और फिर वो सिलेक्ट नहीं होता। तो आपने उसके साथ याद रखिएगा कि जो चीज आपने इन राइटिंग दे दी, वो चीज उसके ऊपर वो आपसे क्वेश्चन करेगा, और आपने उसके साथ इनफॉर्मल नहीं होना, ठीक है। अगर वो कह के मार रहा है तो आपने कहका नहीं मारना, आपने अपने आप को फॉर्मल ही रखना है। इसमें सबसे ज्यादा आसानी है। इनफॉर्मल होके क्वेश्चन, आपको मालूम है बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनफॉर्मल होंगे तो उसमें आपके लिए इश्यूज ज्यादा आ सकते हैं। जी ओके। सर, एक और सवाल है हुसैन का। वो कह रहे हैं कि अगर बाल लंबे हों तो कोई मसला हो सकता है इंटरव्यू के दौरान? मैंने आपसे एक बात की कि पहले मैं कह चुका कि आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के वर्क एथिक्स को देखना है, ठीक है ना। अभी भी आप देख लें, मेरे बाल अभी भी फौजियों वाले हैं, मुझे रिटायर हुए ऑलमोस्ट तकरीबन मेरा ख्याल है 5-6 साल हो गए हैं, ठीक है कि नहीं। वो आदत ऐसी पड़ी हुई है कि मैं बाल अपने टाइम पे कटवा लेता, ठीक है कि नहीं। फौज में बाल जो है ना, वो एक अगर बाल देखा जाए ना, तो किसी मर्द या बच्चा या बच्ची दोनों उसके हसीन होने में, खूबसूरत नजर आने में बड़ा अहम रोल अदा करता है, और फौज सबको बराबर ट्रीट करती है। तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं और अपने आप को पोटेंशियल कैंडिडेट बताना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर आप कपड़े भी तो उसी तरह पहन के जाएंगे ना। जैसे वो होता है ना कि बारात में दूल्हा वो कुल्ला पहनता है, तो वो ड्रेस एक बताता है जी ये दूल्हा है। इसी तरह आप स्विमिंग के लिए आप जाएं तो आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पहनते, आप लॉन्ग सूट पहन के नहीं जा सकते, ठीक है। हालांकि लॉन्ग सूट में भी स्विमिंग की तो जा सकती है,
इसी तरह आप कि खाना खाने जा रहे हैं किसी होटल में, अच्छे होटल में जहाँ फॉर्मल, तो फॉर एग्जाम्पल पीसी में आप जाके निकर पहन के तो आप जाके चाय पीने नहीं जाएंगे, ठीक है कि नहीं? तो ड्रेसिंग डज मैटर। आर्मी के अंदर हेयर कट बहुत अहम चीज कंसिडर होती है। तो बेहतर यह है कि आप जो मैं ये नहीं कहूंगा कि एग्जैक्टली कैडेट कट आप कटवा लें, लेकिन फॉर्मल जो एक आप किसी भी नाई को या फौजी कट कर दे, लेकिन जरा सोबर सा कर देना तो वो आपको कर देगा। जी चलें सर। मोहम्मद अबू बकर पूछ रहे हैं कि आपने जब इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वाला पोर्शन कवर किया था कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे करवाना है, तो वो थोड़ा सा उनके लिए रिपीट कर दें जी कि क्या करना चाहिए उसमें। देखिए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में क्या कहना है आपने अपने मुतालिक बताना है, ठीक है। अच्छा, एक होता है अपने मुतालिक इस तरह बताना कि मैं बहुत बड़ी चीज हूँ। सिंपल सी बात है, फॉर एग्जाम्पल मुझसे अगर मैं आपकी एज पे हूँ और मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा जी आई एम राशिद हमीद, और उसके बाद मैं कहूंगा कि आई बिलोंग टू लाहौर बट सेटल्ड इन रावलपिंडी, आई हैव डन FA या FSC। अब आपने टॉप किया हो, आपके जी मैंने टॉप किया है, ठीक है। तो याद रखिए, आर्मी को टॉपर्स नहीं चाहिए, आर्मी को डिफरेंट मटेरियल चाहिए। आर्मी को ना ज्यादा पढ़ाकू बच्चे चाहिए, ठीक, ना ही ज्यादा बहुत ज्यादा, अगर हम देखें फिजिकली फिटनेस के भी टॉप के बंदे नहीं चाहिए, वरना तो एथलीट ले लेते आर्मी। आर्मी एथलीट भी नहीं लेता, आर्मी टॉपर्स को भी नहीं लेता, मना नहीं है, लेकिन मैं बात करूं, आर्मी को रिक्वायरमेंट चाहिए कंप्रिहेंसिव पर्सनैलिटी वाला बंदा, फिजिकली फिट भी हो, पढ़ाई में भी अच्छा हो, ठीक। अच्छा, पढ़ाई में फिर ऊपर नीचे आ जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है बात, लेकिन अगर आप आर्मी के टेस्ट क्वालिफाई कर देते हैं तो उसका मतलब आर्मी आपको पॉलिश करके इंशाल्लाह आपकी स्टडीज को भी बेहतर कर देगी। तो इंट्रोडक्शन में आप अपना नाम बताएं, आप अपनी क्वालिफिकेशन बताएं कि मैंने ये किया और कहाँ से किया। फॉर एग्जाम्पल, एक तरीका ये है कि मैं कहूँ जी के आई हैव डन मैट्रिक फ्रॉम APS रावलपिंडी एंड आई हैव डन FSC फ्रॉम LGS रावलपिंडी, ठीक। एक तरीका ये है। अब याद रखें कि जिससे फॉर एग्जाम्पल आप इंटरव्यू पे जा रहे हैं इनिशियल्स के पिंडी में और आप हैं गिलगित के, अब आपको फिर बताना पड़ेगा कि आप गिलगित में जो आपका जो APS था वो गिलगित है, जगह बताना है। लेकिन अब आप ये ना बताएं जी कि गली नंबर 4 और अबू बकर स्ट्रीट पे जो APS है वहां पे, बड़ा प्रिसाइज आपने स्कूल का बताना है। आपको ग्रेड्स बताने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ बताना है मैंने मैट्रिक यहाँ से किया, FSC यहाँ से किया, ठीक है कि नहीं। कोशिश ये करें ज्यादा ना बोलें, थोड़ा सा बोलें। अगर वो आपसे कहता है कि जी अच्छा आप मजीद बताएं, तो फिर आप बता दें सर मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, मैं फुटबॉल भी खेलता हूँ, और फुटबॉल में अगर आप कलर है आपके पास, आप स्कूल की या कॉलेज की टीम में अच्छा खेले हैं तो वो आप बताएं। तो इन चीजों का आपने मतलब ब्रीफ सा रखना है, अपना एजुकेशन की क्वालिफिकेशन, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कितने बहन भाई हैं, वो आप बेशक फैमिली के अंदर ले जाएं या इसके साथ बता दें, लेकिन कोशिश करें कि आप 2 मिनट से ज्यादा ना बोलें। लेकिन इंट्रोड्यूस योर फैमिली में जब क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आपने ये नहीं बताना है जी मेरे वालिद साहब हैं, उनका नाम हबीबुल्लाह साबिर है, मेरी वालदा है वो जी आसमा है, और मेरे 5 भाई हैं, वो 3 बड़े हैं 2 छोटे हैं, जो बड़ा है उसका नाम यह है, वो इसकी इतनी एज का है, इस कॉलेज में पढ़ता है। तो आपने फैमिली के अंदर भी बड़ा ही जो काम की बात है कि जी माय फादर इज एन आर्मी ऑफिसर, माय मदर इज अ डॉक्टर, वी आर 5 ब्रदर्स, I am a middle child, या I am the youngest child, I am the eldest child, और इतनी सी बात करके आप उसको क्लोज कर दें, ठीक है कि डिटेल में अगर कोई बात पूछनी हुई तो वो खुद आपसे फिर मजीद क्वेश्चंस पूछ लेंगे। जी आई होप अबू बकर आपको आपका आंसर मिल गया हो। सर नेक्स्ट उमर अली पूछ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जो सिटिंग पोजीशन है और पोस्चर है वो जरा एक दफा रिपीट करते हैं। देखिए, आपने आपके और जो भी इंटरव्यू करने वाला पैनल होगा उसके दरमियान में एक टेबल पड़ी होगी। एक तरीका ये है कि मैं इस तरह हाथ रख के शो कर रहा हूँ या यूं करके बात कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। आपने टेबल के ऊपर इंक्लाइन नहीं करना,
कुर्सी पे आप जब बैठते हैं तो आपकी जो बैक है ना, जिसको पीठ कहते हैं, वो आपकी जो आपका एल शेप बनती है कुर्सी की, जिसके ऊपर आपने बैठना और पीछे कमर लगती है, इसके साथ आपकी बैक लग जाए, कमर आपके साथ लग जाए, लेकिन कमर के साथ कंधा पीछे ना लगे, जैसे भी मैं इंक्लाइन कर रहा हूं पीछे की तरफ, ये नहीं, मेरी इससे बैक भी लगी हुई है, मेरी कमर भी लगी है, लेकिन मेरा कंधा थोड़ा सा आगे झुका हुआ है। अगर आपकी कुर्सी के साइड पे हैंड रेस्ट बने हुए हैं, तो हैंड रेस्ट को पकड़ के आपने मजबूती से नहीं बैठना है, बल्कि आपने दोनों हाथों को अपनी गोद में रख लेना है, और गोद में हाथ को हाथ के ऊपर रखे। अगर आप अभी देख रहे हैं, अभी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि आप आराम से बैठें, टांगों को तकरीबन दरमियाना रखें, जैसे मैंने आपसे पहले बात की थी, दिखाया था आपको तस्वीर में, और हाथ को बिल्कुल इस तरह हल्का सा रखें। हाथ को इस तरह भी रख सकते हैं, हाथ को इस तरह भी रख सकते हैं। ये नहीं करना, बच्चे बास का ये गलती करते हैं, पूरी बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है। तो ये सिंपल सी पोजीशन है। आई होप बात क्लियर हुई। जी सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है फैजान का। वो कह रहे हैं कि कौन सा इंग्लिश का लेवल जो है, विच इंग्लिश लेवल इज कंसिडरेबल इन आर्मी, मतलब किस लेवल की इंग्लिश होनी चाहिए? बेटा देखें, आर्मी जो है ना, वो देखती है कि बच्चे का बैकग्राउंड क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बलूचिस्तान का बच्चा है, ठीक, फॉर एग्जाम्पल सिम्बी से है, अब वो बेचारा अगर इंग्लिश के 2 लफ्ज भी बोल ले तो ठीक है। अगर गिलगित का बच्चा है तो फिर भी उसके लिए भी वो कंसिडरेशन रखते हैं, वो देखते हैं कि किस बैकग्राउंड से बच्चा है। लेकिन अगर एक बच्चा कहता है जी मैं एलजीएस से हूँ, लाहौर ग्रामर स्कूल, मैं बीकन हाउस से हूँ, ठीक है, मैं एपीएस से हूँ, सिटी स्कूल से हूँ, अब ये बड़े बड़े नाम हैं, अगर ये बच्चा भी इंग्लिश में बात नहीं कर सकता तो ये नेगेटिव पॉइंट कंसिडर होगा। ठीक, बेसिकली आपने कम्युनिकेट करना है, आपने अपनी बात पहुंचानी है। अब ये जो आपका क्वेश्चन है ना, आई डोंट नो फ्रॉम विच एरिया यू बिलोंग, और ऐसी मैं थोड़ा सा ना, मैं मोटी मोटी बात करूंगा, बेशक आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर लीजिएगा, फिर मैं थोड़े से क्वेश्चन पूछ के फिर मैं आपको बता सकूंगा कि आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है कि नहीं। लेकिन मेन ज़हन में रखें कि आप कम्युनिकेट कर सके। बट आर्मी डू कंसिडर आर्म फोर्सेस कि बच्चा किस बैकग्राउंड से आया हुआ है। आई होप बात क्लियर होगी। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बिलाल इनायत का। वो कह रहे हैं कि अगर एकेडमी ज्वाइन ना करें तो आईएसएस भी क्लियर हो जाएगा? बेटा इसमें एक चीज याद रखिएगा, मैं बड़ा फ्रैंक बताऊंगा, असल में आईएसएसबी की एकेडमी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को, प्रोवाइडेड स्कूल के अंदर बच्चे ने फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया हो, और स्कूल ने आपको ग्रूम किया हो, प्लस आपके घर के अंदर ग्रूमिंग हुई हो। तो आपको, जैसे अभी हमने डोगर की किताब से हमें ये देखना पड़ा था कि यार वहां पूछा क्या जाता है, क्या क्या एक्टिविटीज होती है, और मुझे क्या तैयारी करनी है, ठीक है नहीं। ऐसा तो नहीं है ना आप बिस्तर से उठे और सीधा जाके आप टेस्ट देने चले गए, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपके करंट अफेयर्स के ऊपर थोड़ी सी ग्रिप है, तो आपको थोड़ी सी गाइडलाइन तो चाहिए। वो आपको डोगर की डोगर, सॉरी मेरे बोल से निकला, ताबीर एकेडमी, डोगर डिजिटल विजन ऑफ डोगर इज ताबीर एकेडमी, तो वहां से आपको ये तो पता चल जाएगा क्या क्या टेस्ट आते हैं। तो अगर आपका कुछ जानने वाला, जरूर आप उससे मदद लें, बिकॉज बहुत सारी चीजों में, बिकॉज अगेन बैकग्राउंड बच्चे का बड़ा मैटर करता है। हो सकता है उसके घर के अंदर उसकी ड्रेसिंग सेंस घर वालों ने पहले से बेहतर की हो सकता है उसके उठने बैठने का तरीकेकार उन्होंने बेहतर किया हो, उसके बोलने के अंदाज को, ठीक है कि नहीं। माई 2 सन्स आर इन आर्मी, मेरा जो तीसरा बेटा है उसका थोड़ा सा इश्यू है बोलने में, तो मैंने काफी उसकी तैयारी भी कराई, लेकिन आई न्यू कि वो मुझे ये था कि वो थोड़ा सा स्टैमर करता था, और मैंने कोशिश की कि किसी तरीके से उस चीज को कंट्रोल कर सकूं, लेकिन नहीं कर सका। अल्हम्दुलिल्लाह ही वेंट फॉर आईएसपी और एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके वापस आई, ही वाज नॉट सिलेक्टेड, एंड आई न्यू उसका रीजन क्या था।
तो कुछ चीजें होती है जो बच्चे की इनबिल्ट होती हैं, वीकनेस होती है, जो आर्मी के लिहाज, आर्म फोर्सेस के लिहाज से वो अलाइन नहीं हो रही होती, तो डेफिनेटली वो वीकनेस तो फिर आप नहीं पुश कर सकते। तो एकेडमीज जो है ना, उसको मैं डिस्करेज करता हूँ, बिकॉज एकेडमीज आपकी जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है ना, उसको वो चेंज करती है। और यही डिफरेंस जब आपके पेपर में, साइकेट्रिस्ट के पेपर्स में और आपके कंडक्ट में वो पकड़ लेते हैं, तो वो कहते हैं कि एकेडमीज का बच्चा हमें नहीं चाहिए। तो एकेडमीज को आई डिस्करेज, ठीक है ना। और आप देखेंगे कि एकेडमीज के अक्सर बच्चे, आप एकेडमीज की रेशियो देख लें तो 300 200, पिंडी में ऐसी ऐसी एकेडमीज है 400 बच्चा है, और अगर 400 बच्चों में से 3 से 4 बच्चा सिलेक्ट हो जाता है, फिर क्या 3 मारा, ठीक। तो एकेडमीज को जो है ना, वो आपकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती हैं। लेकिन आप किसी आर्मी ऑफिसर जो आर्मी से हो, उससे आप गाइडेंस लें तो आपको काफी बेनिफिट होगा। और डिपेंड करता है, आपको सेशंस की जरूरत है कि ये इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आपका पिछले 18 साल की जिंदगी आपकी कैसी गुजरी। जी, आई होप बिलाल आपको आपका आंसर मिल गया हो। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है उसामा का। वो कह रहे हैं कि परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन के ISSP टेस्ट में कोई डिफरेंस होता है क्या? अगर होता है तो फिर क्या डिफरेंस होता है? देखिए, जो लॉन्ग कोर्सेज होते हैं ना, ये तो डिफरेंट होते हैं, इसमें काफी डिटेल में जाते हैं। जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होते हैं, ये जनरली आपके BA BSc करने के बाद होते हैं, MSc करने के बाद होते हैं। तो उस पे आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है और मोटा मोटा जो आर्मी की रिक्वायरमेंट है, उसको देखा जाता है, ठीक है कि नहीं। तो वो बेसिकली आपकी जो आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उसमें ज्यादा मैटर करती है। तो ये फर्क होता है। जबकि जब आप लॉन्ग कोर्सेज में जाते हैं, तो उसमें ओवरऑल पर्सनालिटी पे वो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। जी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर उमर अली का। वो कह रहे हैं कि इट माइट बी पॉसिबल दैट आई वोंट बी एबल टू गिव माय ISSP फॉर CAE, so will I be considered as ISSP failure at one place or my both chances will remain? बेटा देखिए, मैं बेहतर तो आप नहीं जाते तो बात खत्म, लेकिन बेहतर है आप जरूर इन्फॉर्म कर दें, ठीक है कि आपका चांस जाया नहीं होगा, ठीक है कि आपका चांस, बिकॉज आपने ISP चांस अवेल ही नहीं किया ना, तो वो तो कंसिडर नहीं होगा। लेकिन इन्फॉर्म जरूर करें आप, वो उसका बेनिफिट रहता है। जी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अफजल ताहिर का। वो कह रहे हैं कि प्राइवेट एकेडमी और कैडेट कॉलेज को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आपको ये बेटा, कैडेट कॉलेज जो होता है ना, वो तो आपकी नो डाउट पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे बहुत इम्पैक्ट डालता है। फॉर एग्जांपल, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है, फिजिकल भी और एजुकेशनल भी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे वो बहुत फोकस करते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि कैडेट कॉलेज के बच्चों को वो प्रॉपरली ISB में चेक करते हैं, ठीक है कि नहीं। एक एडवांटेज जरूर होता है बच्चों को कैडेट कॉलेज के, लेकिन बाज का उनके अंदर कुछ इश्यूज आ जाते हैं बोर्डिंग में रहने की वजह से, जो कि पेरेंट्स की, जब पेरेंट्स आपके ऊपर हर वक्त नजर रख रहे होते हैं ना कि बच्चे की आदतें कैसी हैं। बोर्डिंग में डेफिनेटली वो लेवल नहीं होता बच्चे की पर्सनैलिटी को देखने का। जाहिर है, जो माँ बाप तकलीफ उठाते हैं वो कोई और तो नहीं उठा सकता। तो ये जरूरी नहीं है कि कैडेट कॉलेज का बच्चा जब भी आर्मी के लिए अप्लाई करेगा वो होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। अक्सर बच्चे कैडेट कॉलेजेस के ड्रॉप आउट हो जाते हैं। जो प्राइवेट एकेडमी आप बात कर रहे हैं, एकेडमी में तो देखें वो आपको ग्रूम नहीं करते। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा। हम मैट्रिक का पेपर देते हैं, उसके 3 दिन के बाद आपसे पूछा जाए तो आपको तो क्वेश्चन भी भूल जाते हैं, आपको सिलेबस ही भूल जाता है, क्योंकि आपकी तैयारी टोटल होती है एग्जाम क्या। एक होती है ट्रेनिंग, एक होती है ग्रूमिंग। प्राइवेट एकेडमी जो है वो आपकी ट्रेनिंग कराते हैं, ठीक, और वो आपकी पर्सनैलिटी को बदलते नहीं, बल्कि वो आपको मोल्ड नहीं करते, ठीक है ना। वो आपके ऊपर एक होल चढ़ा देते हैं, 1 महीने के अंदर क्या वो करेंगे आपके साथ, और आपको 1 to 1 वो इम्पैक्ट भी नहीं डाल रहे होते। तो प्राइवेट एकेडमीज का ये इशू है
कि वहां पे आपके ऊपर एक आर्टिफिशियल आपकी मेकअप कर दिया जाता है और अकेडमीज में आपको असॉल्ट कोर्स कराने की प्रैक्टिस नहीं कराई जाती, थोड़ा सा बता दिया जाता है। मेरी आवाज आ रही है कि मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल आ रहा है? अभी आ जी रही है? जी तो थोड़ी कट, ठीक है। अकेडमीज में असॉल्ट कोर्स आपको 3-4 दफा करवा दिया जाएगा, ठीक, आपको टेक्निक आ जाएगी, लेकिन नुकसान क्या है, फिजिकल फिटनेस तो आपने खुद करनी है, समझ आएगी बात। फिर वो आपको आपकी पर्सनैलिटी की बेस पे आपको एडवाइस नहीं कर रहे होते एकेडमीज में। एकेडमीज में करते क्या है, वो ओवरऑल तमाम बच्चों को लेकर एक मोटी सी शिस्त लेते हैं, मोटी सी कॉन्सेप्ट लेते हैं और उस थीम पे आपकी डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, तो उसमें ये फर्क आ जाता है। जी ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है कि आईएसएसबी का टेस्ट सिर्फ उन लोगों का ही पास होता है जिनके पास आर्मी से बड़ी सिफारिश होती है, तो क्या ये कॉन्सेप्ट सही है या गलत है? आपको मैंने इत्तेफाक की बात है जवाब दे दिया कि मेरे 2 बेटे हुए, तीसरा नहीं हुआ, ठीक है कि नहीं? और खैर मुझे अंदाजा भी था, बट आई वांटेड कि वो इंटरव्यूज दे, और क्योंकि इंटरव्यूज देना भी बजाते खुद एक बड़ी लर्निंग होती है, ठीक है ना। तो बेटा देखिए, आर्मी के एनवायरनमेंट में बच्चा पैदा हुआ, वो आर्मी के एनवायरनमेंट को देख रहा है। आपने कभी भी जिंदगी में शायद हॉर्स राइडिंग ना की हो, लेकिन आर्मी ऑफिसर्स के बच्चों को हॉर्स राइडिंग का मौका मिलता है। आपने फुटबॉल, स्ट्रीट फुटबॉल खेली होगी, स्ट्रीट क्रिकेट खेली होगी, और आपको ना तो कभी उसकी रिसर्च आपने की होगी। जबकि आर्मी ऑफिसर्स के बच्चों को क्लब एक्टिविटीज का बेनिफिट मिलता है, वो जाते हैं, गेम्स खेलते हैं, स्विमिंग करते हैं। तो देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट में बच्चा पला बढ़ा, तो जब वो जाता है तो उसको एक एज होता है जो कि एक सिविलियन बच्चे को नहीं होता। हाँ, बोर्डिंग वाले बच्चों को डेफिनेटली वो एनवायरनमेंट मिल रहा होता है। तो याद रखिएगा कि आर्मी का प्रोसेस जो है ना, अगर सिलेक्शन के लिहाज से देखा जाए तो काफी हद तक फेयर है। मैं अगर 90% को 90-95% फेयर होता है। उसकी वजह क्या है? जीटीओ अपने अलग असेसमेंट तैयार कर रहा होता है, साइकेट्रिस्ट अपनी अलग असेसमेंट तैयार कर रहा होता है, फिर आपके पेपर्स वर्क होते हैं, वो पेपर वर्क को तो कोई अमेंड नहीं कर सकता। फिर वो सारी बात आती है इंटरव्यू के ऊपर। उसके अलग हर बंदा अपना अपना एक मेरिट देख रहा होता है, फिर ये ऑल मेरिट जाता है जीएचक्यू, फिर जीएचक्यू उसके ऊपर आपकी सिलेक्शन का बताता है। एक तो ये बात। दूसरी बात, अगर कोई खुदा ना खास्ता बच्चा पीएमएस से ड्रॉप आउट हो जाए या कुछ कोई इश्यूज आ जाए, तो फिर सिलेक्शन सेंटर वालों से उसकी कायदा पूछ गुछ होती है कि ऑब्जर्वेशन बनाई होती है ना पैनल ने, वो महफूज रहती है। वो सारे पेपर्स उठाए जाते हैं और फिर चेक किया जाता है कि हमारे सिस्टम में क्या फ्लॉ था। तो बहुत हद तक ये सिस्टम जो है ना, ये फूल प्रूफ तो दुनिया में कोई सिस्टम हो नहीं सकता, लेकिन ये आपसे कहूँ कि सिफारिश, मतलब आप कोई बहुत ही ऐसा बंदा होगा जिसका साइकेट्रिस्ट भी जानने वाला हो, जीटीओ भी जानना हो, डिप्टी भी जानने वाला हो, प्रेसिडेंट भी जानने वाला हो, और प्लस आपने जाहिर मेरिट पे भी पूरा उतरना है, तो शायद वन और कोई ऐसा बंदा आपको मिल जाए। अदरवाइज ऐसा नहीं होता। जनरल से बच्चे भी बास का सिलेक्ट नहीं होते। मेरे अपने बेटे का एक दोस्त है, जनरल का बेटा, वो सिलेक्ट नहीं हुआ था, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये वैसे लोग बात करते हैं लेकिन है नहीं। जी ओके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है उसामा का। वो कह रहे हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन में जॉब ड्यूरेशन 7, 10 और 14 इयर्स होती है, तो हम शॉर्ट सर्विस कमीशन से परमानेंट कमीशन ले सकते हैं क्या? मींस जॉब ड्यूरेशन 30 इयर्स प्लस तक एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। शॉर्ट सर्विस कमीशन टोटली डिफरेंट चीज है। कमीशन टोटली डिफरेंट चीज है। लॉन्ग कोर्सेज होते हैं, शॉर्ट कोर्सेज तो उनके पास जो शॉर्टेज आ जाती है
तो फॉर एग्जांपल जनरली शॉर्ट कोर्सेज आते हैं जब आपकी जंगें हों और ज्यादा शहादतें हो चुके हैं, कैजुअलिटीज हों, और आर्मी जो है ना 100% अपनी वैकेंसीज पूरी करके काम नहीं करती, ठीक है कि नहीं। जनरली जो 80% तक की वैकेंसीज पूरी होती है, 20% रोकी होती हैं क्योंकि वो फाइनेंसिस का कंसिडरेशन होती है। तो जब जरूरत पड़ती है तो शॉर्ट सर्विस कमीशन खोल दिए जाते हैं, या आर्मी अपने आप को मॉडिफाई इम्प्रूव करना चाह रही है लेटेस्ट सिचुएशन के हिसाब से, तो फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन खोले जाते हैं। लेकिन ये ट्रांसफर फ्रॉम शॉर्ट टू लॉन्ग कोर्स ये पॉसिबल नहीं है जी। आई थिंक दैट्स इट फॉर द क्वेश्चंस, क्योंकि अभी और हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो हमें अभी चैट में सेंड कर सकते हैं। सर आप लास्ट पे कुछ कहना चाहेंगे सारे पार्टिसिपेंट से? बेटा मैं आप उम्मीद है आप सब FSC के बच्चे होंगे। मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप काइंडली न्यूज़पेपर रोजाना पढ़ें। उसमें फ्रंट पेज नेशनल और इंटरनेशनल पेज और एडिटोरियल, ये 3 हिस्से हैं, नेशनल, इंटरनेशनल और एडिटोरियल, ये जरूर पढ़ें आप, ठीक। दूसरा आप ये काम करें कि अच्छी हैबिट्स रखें। अच्छी हैबिट्स पे है कि आप कोई क्लब ज्वाइन करें अगर पॉसिबल है, अगर नहीं है तो कम से कम एक रेगुलर गेम करने, वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप रनिंग करना शुरू कर दें, लेकिन फिजिकली अपने आप को इम्प्रूव करें। तीसरी चीज है, जो चीज आप पढ़ेंगे, आजकल व्हाट्सएप पे जो चीजें चल रही है ना, 90% मिनिमम, मैं कह रहा हूँ 90% चीजें गलत है, ठीक है कि नहीं। और उसमें बहुत सारी वजह है, 5th जनरेशन वॉरफेयर है। तो व्हाट्सएप को आप मीन्स ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन ना समझें, ठीक। आप खुद अपनी स्टडी करें और उसके ऊपर मैंने आपको बताया कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर जब आप पढ़ेंगे, इंग्लिश का डॉन पढ़ें, बहुत अच्छा है, उसमें आपको बेहतर इंफॉर्मेशन मिलेंगी। फिजिकल एक्टिविटीज में जाएं, गेम्स खेलें, लेकिन गेम कोशिश करें क्रिकेट की बजाय फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, जो भी आपको मिले ऐसी गेम खेलें जिसमें टीम वर्क हो, जिसमें आपके जिस्म का पसीना निकले। एक तो आप ये गेम्स खेलें, प्लस हॉबीज रखें। कई बच्चे लिखते हैं न्यूज़पेपर में जी मैं पढ़ता हूँ, और जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो वो बच्चे को नहीं आता। तो ऐसी कोई हॉबी ना कहे लिखें जो आप करते नहीं है। कम से कम मिनिमम 6 महीने से 1 साल आपने वो हॉबी की हो तो वो हॉबी आप लिखें। बुक रीडिंग हो सकती है, आप किसी के लेक्चर सुनते हैं वो आ सकते हैं, टेड के ऊपर बड़े अच्छे लेक्चर्स आते हैं, आप वो सुने। तो एक अच्छी स्क्रैबल खेलते हैं तो आप वो इस तरह की चीजें जो है ना अपनी एक हेल्दी एक्टिविटीज बनाएं। फिर किसी बड़े के से जरूर पूछें कि आपके बोलने का अंदाज कैसा है। आर्मी में याद रखें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को वो जज करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो आपके उठने बैठने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, आप किस तरह, जैसे मैंने आपको शुरू में आपको बताया था कि यू हैव टू बी फर्म, यू हैव टू बी ऑडिबल, यू हैव टू बी ब्रीफ। तो अपने घर में अपने काम खुद करें, मामा बाबा के साथ शॉपिंग करने जरूर जाएं, उससे आपके अंदर मैनेजमेंट की स्किल्स आएंगी। इस तरह की चीजें आप करें, इंशाल्लाह आपके लिए काफी आसानी होगी जी। ओके सर, हमारे पास कुछ और क्वेश्चन आए हैं। अबू बकर कह रहे हैं कि इनिशियल टेस्ट की कुछ टिप्स दे दें। एक तो आप भागे फिजिकली, ठीक है। आपको पता है कि माइल होता है, आपको ये भी मालूम है उसमें चिनअप्स होते हैं, रीचअप्स होते हैं, पुशअप्स होते हैं। वो आप ज़ाहिर है उसके लिए आप अपना भाग दौड़ करें और जिस्म को एजाइल बनाएं, फ्लेक्सिबल बनाएं। उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है आप स्किपिंग रोप इस्तेमाल करें। तो फिजिकल के लिए तो आपके लिए ये हो गया। हो सके तो कोई क्लब ज्वाइन करें और कोई अच्छी गेम आप ज्वाइन करें, उससे आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी आएगी, सबऑर्डिनेशन की भी क्वालिटी आएगी कि सबऑर्डिनेट कैसे बिहेव करता है, टीम वर्क, स्ट्रेस, हंसी और खुशी, हाँ गमी और खुशी दोनों के जो जज्बात होते हैं उसमें आपने अपने आप को कैसे डिस्प्ले करना है। गेम्स बेस्ट जगह होती है, ये चीजें आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम करती हैं।
ये ताबीर एकेडमी की जो आपके पास है साइट है, इसके अंदर आपको बड़ा ही कम्प्रीहेंसिव सब्जेक्ट वाइज इनके पोर्टल्स बने हैं, आप उसमें जाए वो पढ़े। आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स मिलेंगे, नहीं है तो बेशक आप मुझसे ले सकते हैं, मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूँ। लोगों ने जो बच्चे एग्जाम देते हैं और फिर वो अपना एक्सपीरियंस भी वहाँ पे देते हैं, वो आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन वहाँ से मिल सकती है। डोगर की जो बुक है उसको जरूर आप स्टडी करें, वो बड़ी कम्प्रीहेंसिव बुक है। थोड़ा सा उसमें ये होता है कि क्यों जाहिर है वो फाइनेंशियल सिलसिला होता है, तो साल 2 साल के बाद वो अपग्रेड होती है, लेकिन बहर आपको बड़ी अच्छी गाइडलाइन उसमें मिल जाती है। आपको कोई आपके करीब या कुछ जानने वाला आर्मी से आया हो, आर्मी से हो, उससे जरूर आप मिले, वो आपको अच्छी गाइडलाइन देगा इंशाल्लाह। कोई स्टूडेंट अगर होकर आए उससे जरूर आप ब्रीफिंग दें। तो ये है बेटा जो आप कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए आप शीशे के सामने बैठे, देखें, कोई आपको जज करे, आपको बताए कि कैसे आप वो मैंने बताया ना, एक आपकी परसेप्शन होती है अपने मुतालिक और एक आपका डिस्प्ले होता है। तो अगर आप सुपरवाइज तैयारी करेंगे किसी के अंडर तो आपको बेनिफिट होगा। जी ओके सर, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि देयर इज एयरफोर्स के लिए जो है वो कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता, तो अगर फिजिकली वीक हैं थोड़ा सा तो वो एयरफोर्स में क्या कहते हैं उस पर इफेक्ट पड़ता है कि नहीं? बेटा, इसमें एक तो याद रखिएगा कि तीनों ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स डिस्क्रिप्शन डिफरेंट आती है, ठीक है कि? तो अब ये तो डिपेंड करता है कि आप किस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जहां पे इनिशियल में नहीं होता, लेकिन आईएसपी में जाएंगे तो होगा, तो आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, ठीक है जी। एक चीज और भी याद रखिएगा बेटा कि सिर्फ आपने नौकरी देनी नहीं होती, फिर उसके अंदर आपने कैरियर प्रोग्रेशन भी करनी है। आर्म फोर्सेस को फिजिकली फिट बंदा चाहिए, उसकी जॉब रिक्वायरमेंट है, तो इस चीज का आपको ख्याल रखना होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी गेम्स वगैरह जरूर ज्वाइन करें। जी आई होप सबको उनके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए हों। हम अब एंडिंग की तरफ मूव करेंगे। हमारा नईम ने पूछा हुआ है कि इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए कोई सर्टिफिकेट है, तो नहीं, इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं है। ये एक फ्री वेबिनार है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। तो एंडिंग की तरफ मूव करते हैं। थैंक यू सो मच कर्नल। सॉरी, ऐड कर दूं कि बेटा सर्टिफिकेट तो दिखाने के लिए होता है, तो आपने इस सर्टिफिकेट का क्या करना है, दे भी दे दो, ठीक है ना? ये तो आपकी अपनी ग्रूमिंग है। जी बेटा। ओके सर, मैं आपका थैंक यू करना चाह रही थी। थैंक यू सो मच, और बाकी सबका भी थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए आज। This was a small contribution in part of Tabir Academy to impart knowledge to the corners of this country and fulfill the needs of our youth. So, as it is Ramadan, please remember us all in your prayers. Once again, thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. ओके, अस्सलाम वालेकुम।